कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मैं जो हूँ यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ कि देखिए बहुत सारे बच्चे जो है अभी किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि वो बेचारे कन्फ्यूज़न में हैं कि सर CU सेट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के मेरे कमेंट भी आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ने पर्सनली मेरे से पूछा भी है। तो मैं सबको ये बता दूं कि देखो, अगर CU सेट होता है तो, और CU सेट अगर BCom के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो देखो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि कॉमर्स के जो कोर टॉपिक हैं उनको वो हटा दे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो कॉमर्स उसमें से पूछेगा ही नहीं। तो कॉमर्स का नॉलेज आपको वहाँ भी चाहिए, CU सेट होता है तो भी, या अगर आपका जो कोई भी यूनिवर्सिटी अगर उसके भी अगर आपके कॉमर्स के एग्ज़ाम होते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स का एग्ज़ाम होता है, तो आपको वहाँ पे भी कॉमर्स का जो कोर नॉलेज है वो आपसे पूछेगा ही। तो अगर हम इन सब बातों को कि सर CU सेट होगा या नहीं होगा, हमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, BHU BCom के लिए अलग एग्ज़ाम होगा, DU के लिए अलग होता है, AMU के लिए अलग होता है, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबके लिए एग्ज़ाम्स अगर अलग अलग होते हैं तो हम किसके लिए कैसे क्या पढ़े। तो मैं आपको बता दूं, सबके लिए अगर आप पढ़ते हो, BHU के लिए बात कर ले या फिर हम किसी और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बात कर ले, तो सब में जो है वो कॉमर्स का जो कोर नॉलेज है वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो हम क्यों ना उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ इसी बात पे फोकस करें कि भाई हमें जो है वो नॉलेज गेन करना है, हमें जो है वो नॉलेज गेन करना है। ठीक है, तो आइए नॉलेज गेन करते हैं। और आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग रहेगा। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे BHU BCom के लिए और BHU BCom एंट्रेंस के लिए। और कोई भी अगर यूनिवर्सिटी का आप प्रिपरेशन करो तो आप सबको सब जगह पे ये हेल्प करेगा, या कोई भी कॉमर्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन करो तो वो सब जगह पे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आ जाइए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का अपना ये क्लास। काफ़ी बेसिक सी रहेंगी तो हर जगह पे काम देगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि सारा जो पेपर या सारा जो कोर्स रहेगा वो मेरे अंडर में डिज़ाइन किया जाएगा। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और मैंने जो है मैं CA फाइनल का भी स्टूडेंट हूँ। मैंने JRF कॉमर्स से क्रैक कर रखा हुआ है, मैंने MCom और BCom कंप्लीट कर लिया है। और सबसे ख़ास बात मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने BHU BCom MCom एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो मेरे रैंक आए थे, मैं टॉप 10 के अंदर में था। तो मेरा जो रैंक था वो था 7th इन जनरल एंड 3rd इन OBC। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए भी कि ताकि आप भी जो है अच्छे से पास हो, रैंक स्कोर करो। ठीक है, आइए। तो अकाउंटिंग जब भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अभी जो भी मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ BCom एंट्रेंस का, तो मैं ये जानते हुए कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। और सीधी सी बात है, कई बच्चे जो ऐसे होते हैं वो दूसरे स्ट्रीम से होते हैं, साइंस साइड से होते हैं, लेकिन फिर भी उनको BCom करना होता है तो वो BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये बातें पढ़ाऊँगा। और ये जो वीडियो है वो क्लास 11th के बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिनको कि सच में अकाउंट्स सीखना है, समझना है और उनको कुछ भी प्रायर नॉलेज नहीं है। ठीक है, आइए। तो अकाउंट को सीखने और समझने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपके सामने सीन क्रिएट करता हूँ, एक एग्जांपल सेट करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए एक छोटा सा बिजनेस है। ठीक है, और ये बिज़नेस आप अपने दिमाग में इस तरीके से बना सकते हो कि आपके घर के आसपास कोई भी छोटा सा जर्नल स्टोर हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखो तो उनके पास में क्या होता है, वो दिन भर क्या काम करते हैं, सर सेल करते हैं, और सेल करने के लिए वो परचेज़ भी करते हैं। ठीक है, और उनके ढेर सारे अपने एक्सपेंसेस भी होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, अगर उन्होंने किसी लेबर को मतलब या फिर अपने यहाँ स्टाफ को रख रखा है तो उसका वेजेस देना हो गया। ठीक है, तो दुनिया भर की ये सारी चीज़ें वो लोग करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो सेल और परचेज़ है वो आपका बच्चों कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी हो सकता है। मतलब वो चाहे तो कैश पे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है, क्रेडिट का मतलब हो गया यहाँ पे उधार पे भी वो सामान जो है वो ख़रीद या बेच सकते हैं। ठीक है, उधार पे भी खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा या फिर आपने कभी नोटिस किया होगा इन बातों को कि अगर आपने या किसी और पर्सन ने उनके सामने ये बोला होगा कि सर ऐसा करते हैं कि मैं जो हूँ आपको पेमेंट बाद में दे दूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट परचेज़ की या क्रेडिट सेल की। तो अगर वो लोग कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट पे सेल या परचेज़ करते हैं, उधार पे सामान खरीदते या बेचते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, अपने पास में लिख लेते हैं। वो अपने पास में से एक कोई कॉपी या रजिस्टर निकालेंगे और उसमें उन चीज़ों को उन्होंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो आपने एक चीज़ों को नोटिस किया होगा ऐसा करके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पास में एक डायरी मेंटेन कर लेते हैं, अपने पास में एक
कॉपी मेंटेन करते हैं, रजिस्टर टाइप का वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलिए अब उसमें क्या लिखते हैं कि भाई हमने इस फला पर्सन को, मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, मिस्टर जेड को इतने दिन पे इतने रुपए का सेल किया या इससे इतने पैसे मिल गए। तो वो नाम अगर आप देखे होंगे कि वो नाम कट भी कर देते अगर उनसे पैसे मिल गए सामने वाली पार्टी से, या जिनसे उधार पे ख़रीदा उनका नाम भी लिख लिया कि भाई इस पार्टी से हमने इस डेट को इतना अमाउंट का ख़रीदा, और पेमेंट जिस दिन कर देते हैं तो वो उसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग लिखते हैं। अब मेरी बात ये है कि भाई ये जो रजिस्टर ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, ये जो मिस्टर ए जो हैं वो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। अब ये जो रजिस्टर ये मेंटेन कर रहे होंगे, ये अपनी नॉलेज के बेसिस पे कर रहे होंगे, ये अपनी कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि इसके लिए कहीं से अलग से क्लास किया होगा इन्होंने, नहीं सर, इनको जितना पता है, जितना इन्होंने देश दुनिया देखा है, उसके बेसिस पे ही ये अपना ये रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। अगर कोई बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो और थोड़ा अच्छे से मेंटेन करेगा, और जिसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो थोड़ा कम अच्छे से मेंटेन करेगा। ठीक है, चलिए, तो सर यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जिस तरीके से मिस्टर ए हैं उसी तरीके से कई ढेर सारे बिजनेसमैन होंगे, बी भी हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं, और कोई मिस्टर डी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लोग इस तरीके से हो सकते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये जो रजिस्टर बनाने का तरीका है मिस्टर ए का, वो हमें बी, सी और डी में क्या कॉमन मिलेगा? क्या सेम होगा? क्या वही सेम तरीका यहाँ पे भी मिल जाए, हमें यहाँ पे भी मिल जाए, यहाँ पे भी मिल जाए? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सर पॉसिबल नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ए रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, ये जो ए कॉपी अपने पास में मेंटेन कर रहे हैं, वो अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। बी अपना नॉलेज अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेगा, डी अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज़ करेगा, सेम उसी तरीके से सी भी जो है इसी तरीके से काम करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो रजिस्टर है इन सभी लोगों का सिमिलर तो कभी भी किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अगर हो गया तो ये महज इत्तेफाक होगा। ठीक है, चलिए, तो मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। अब मेरी बातों को आप यहाँ समझिएगा। सर हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग तो मेंटेन कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है, या अकाउंट का काम क्या है? अभी तक तो सर आपने बोला था अकाउंट पढ़ाएंगे, यहाँ तक तो अभी तक कुछ अकाउंट जैसा कुछ आया नहीं। ठीक है, अब आइए मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूँ, जिसका सॉल्यूशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्या, बेसिकली एक तरीके से समझ लीजिए, ये आदमी जो है ये टैक्स अथॉरिटी का पर्सन है, ये टैक्स ऑफिसर है। ठीक है, ये टैक्स ऑफिसर है, इनको क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। मिस्टर ए के यहाँ ये छापा मारते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो तुम्हारा है टैक्स कैलकुलेट करना है, मुझे अपना रिकॉर्ड दिखाओ। ये टैक्स ऑफिसर पहुँच गए। ठीक है, तो ये मिस्टर ए क्या करेंगे, अपना ये पास जो अपने इनके पास रजिस्टर बनाया हुआ है ये उठा करके इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब जो टैक्स ऑफिसर है मिस्टर ए को भी बुलाएंगे साथ में, बताओ यार तुमने कैसे मेंटेन किया है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने मेंटेन किया है मिस्टर ए ने, वो नॉलेज, वो क्राइटेरिया अगर वो उसको बता देते हैं टैक्स ऑफिसर को, तो टैक्स ऑफिसर को थोड़ा सा इजी होगा उस रजिस्टर को समझने में। मिस्टर ए बताएंगे सर हमें ऐसा ऐसा पैसा उधार पे मिलता था, तो हम यहाँ पर लिख लेते थे, और जब वो पेमेंट या अमाउंट जब क्लियर हो जाता था तो हम उसको कट कर देते थे, ऐसे करके हम उसको कट कर देते थे। ठीक है, तो ऐसे करके वो नॉलेज उनसे गेन करेगा मिस्टर ए से, टैक्स ऑफिसर, और उसके बेसिस पे उनका टैक्स वो कैलकुलेट करके उनको दे देगा। ठीक है, चलिए सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। मिस्टर ए के साथ उन्होंने बैठ करके रजिस्टर को समझा और उनका टैक्स उस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब मिस्टर ए के पास से वो निकल के जाते हैं बी के पास। मिस्टर ए के पास से निकल करके वो जो टैक्स ऑफिसर है वो आ गया मिस्टर बी के पास। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या जो मिस्टर ए के पास उन्होंने नॉलेज गेन किया था, रजिस्टर को उनका तरीका समझा था, उनका रजिस्टर बनाने का जो सिस्टम समझा था, क्या वो तरीका यहाँ पे काम आएगा? क्या वो सिस्टम, वो नॉलेज यहाँ पे काम आएगा? आंसर इज़ नो, वो काम नहीं आएगा। अब मिस्टर बी ने तो सर अलग तरीके से बनाया हुआ है, तो उनका रजिस्टर समझने के लिए उनका नॉलेज लेना पड़ेगा, बी से अगेन नॉलेज लेना होगा। सी और डी के साथ भी सेम केस होगा, मतलब जो टैक्स ऑफिसर है वो सी के पास भी जाएगा तो उनसे भी उनको नॉलेज लेना होगा उनके रजिस्टर को समझने के लिए या उनका रिकॉर्ड समझने के लिए। मिस्टर डी के पास अगर वो जाता है तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अराइज होगी। मतलब कहने का ये है कि उनका रजिस्टर या उनका रिकॉर्ड समझने के लिए डी से उसको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे
4 एंटिटी है, 4 शॉप वाले हैं, 4 बिजनेस ओनर्स हैं, जिनका कि रिकॉर्ड समझने के लिए टैक्स ऑफिसर को इतना ज़्यादा खिचड़ी पकाना पड़ रहा है। तो सोचो लाखों हज़ारों के नंबर में आपके पास में बिजनेसमैन होते हैं। अगर इसी तरीके से टैक्स ऑफिसर्स इसी तरीके से टाइम वेस्ट करने लगे सबके साथ में, या इतना ज़्यादा उनका टाइम लगने लगेगा, तो बेचारा टैक्स तो वो छोड़ेगा, बोलेगा रख लो, हमें नहीं चाहिए टैक्स, रख लो, तुम ही रख लो टैक्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आने लगी सर, ये प्रॉब्लम आने लगी कि सर सबका जो रिकॉर्ड है वो सिमिलर नहीं है, वो सिस्टमैटिक नहीं है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग बेसिकली क्या करता है, अकाउंटिंग लोगों को बोलता है कि आप जो है एक सिस्टम मेंटेन करिए। और ये बच्चों सिस्टम ही क्या है, ये जो एक सिस्टम है यही तो है अकाउंटिंग। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। क्लियर। तो ये क्या है, ये सिस्टम जो है ये अकाउंटेंसी है। अब देखो क्या होगा कि ये जो एक सिस्टम अगर बी ए सी डी ये चारों लोग मिल करके अगर एक ही सिस्टम लगा लें, ठीक है, और ये सिस्टम के बारे में टैक्स ऑफिसर को भी पता है, तो क्या टैक्स ऑफिसर को उतना टाइम लगेगा क्या, नहीं। वो चाहे तो इन लोगों को बोलेगा कि अपना जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेरे पास ले आओ, मैं एक साथ बैठ के चारों लोगों का टैक्स कैलकुलेट करके दे दूंगा, आराम से हो जाएगा, एकदम सिस्टमैटिकली हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यही एक सिस्टम हम लोगों को समझना है कि सर ये सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है। एक कॉमन सिस्टम होने का फ़ायदा ये है कि आराम से कोई भी समझ सकता है इन सारी रिकॉर्ड्स को बिना भी किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के। ठीक है, क्लियर है। अगर ये सभी लोग मेंटेन करेंगे, एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आराम से किसी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर हम लोगों ने क्या देखा कि जो अकाउंटिंग होता है वो एक तरीके का सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, वो एक सिस्टम है, हमें रिकॉर्डिंग करना सिखाता है। कैसा रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। ठीक है, हमें क्या बोलता है कि हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कैसे करनी चाहिए, क्या वो सिस्टम है, क्या वो रूल्स हैं जिसको कि लगा के हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगर कोई भी आदमी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करेगा तो उनका जो डेटा है वो रिलायबल रहेगा, उनका जो डेटा है वो रिलायबल रहेगा, भरोसेमंद रहेगा कि यार इस पे भरोसा किया जा सकता है कि इसने वो सिस्टम लगा के रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन। ठीक है, क्या लिखता है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर कहने का मतलब है कि भाई एक मैनर जो इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट मैनर होगा, जो डिसाइडेड मैनर होगा, उसी मैनर में आपको ये सारा काम करना है। सर कौन सा वाला काम, रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का और समराइजिंग का। तो ये सारे जो काम होंगे रिकॉर्डिंग के, समराइजिंग के, क्लासीफाइंग के, ये एक सिग्निफिकेंट मैनर में होंगे एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। और ये सारा चीज़ जो होगा वो इन द टर्म्स ऑफ मनी होगा। क्लियर, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, हम उन सब को कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, कि सर कितने का खर्चा हुआ, कितने का परचेज हुआ, कितने का सेल हुआ, कितने का एक्सपेंस हुआ, इन सब चीज़ों को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मनी में कन्वर्ट करना है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर। फिनेंशियल कैरेक्टर मतलब कि मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। क्लियर, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, देखिए ये क्या क्या चीज़ें को बोला, हम लोग एक बार इसको समराइज़ करके यहाँ से पढ़ते हैं वापस से। ठीक है, आ जाइए। तो देखिए क्या लिखता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है कि एक तरीके का ये आर्ट है, एक तरीके का ये तरीका है। ठीक है, किस चीज़ का तरीका है, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाइंग करने का, समराइजिंग करने का, क्या चीज़ को, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच आर ऑफ फिनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब उससे क्या करना है, हमें रिजल्ट्स भी जो है वो इंटरप्रिटेट करना है। अब जैसा रिजल्ट कैसा है, अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब प्रॉपर अभी पहले उनका मोटिव क्या हुआ था रिकॉर्डिंग करने का, कि भाई उनका जो उधार वाला सिस्टम है कि पैसा कितना आ रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, वो सब चीज़ें उनको क्लियर हो जाए। ठीक है, वो सब उनका उधार क्लियर होता जाए। अब ये लोग अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे तो इनके ऑब्जेक्टिव भी या जो इनका नीड है उस रजिस्टर से वो बढ़ने लगेगा। अब ये चाहेंगे कि हमें प्रॉफिट भी पता चल सके, हमारा पोजीशन भी पता चल सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब इनके जो नीड्स हैं ये भी बढ़ने लगेंगे, है ना। तो अकाउंटिंग अगर प्रॉपर आप मेंटेन करते हो तो आपके जो और भी जो
इन्फॉर्मेशन है जो रिलेवेंट है आपके लिए वो आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको कहाँ से मिलेगा? द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ईयर 1961, काफ़ी ज़्यादा पुराना ये डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ जो दूसरा डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये किसका है? द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA 1966, यहाँ का ये डेफिनेशन देखिए क्या लिखता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि ये जो पैसों वाला लेन देन है उसके बारे में बात कर रहा है। टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग, ताकि हम उनको परमिशन दें कि वो हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उससे अपना जजमेंट डिसाइड करे और उससे कुछ भी अपना डिसीजन ले सके। ठीक है, तो जितने भी मेरे अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। सर हम ये जो अकाउंटिंग बनाते हैं उसको यूज़ कौन करता है? क्लियर? अब उसको यूज़ कौन करता है? अब उसको यूज़ कौन करता है उससे पहले कुछ और बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। सपोज़ कर लीजिए आप सभी बच्चे जो है एग्ज़ाम्स देते हैं, सभी बच्चे क्या है एग्ज़ाम्स देते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम्स तो किसी को पसंद नहीं होता भाई, एग्ज़ाम्स तो किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद उसके रिज़ल्ट का सभी लोग वेट करते हैं। क्लियर है? उसके रिज़ल्ट का सभी लोग वेट करते हैं कि सर जो हमने परफॉर्म किया है उसका क्या रिज़ल्ट रहा है, मतलब मेरा परफॉर्मेंस कितना या फिर कैसा रहा है, हम अप टू मार्क रहे हैं या नहीं है, कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सारा डिसीज़न हम किससे लेते हैं? रिज़ल्ट से। क्लियर? तो बच्चों देखो होता क्या है कि अकाउंटिंग का भी जो रिपोर्ट कार्ड आता है वो क्या होता है? उसका रिज़ल्ट होता है कि उसने साल भर या जितना भी ड्यूरिंग द पीरियड उसने काम किया वो कैसा काम किया। तो अकाउंटिंग में क्या कर रहे होते हैं हम? अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर बिज़नेस है तो उसके परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ से पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे आप जैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस निकल के आता है सामने। ठीक है, तो आप जो अकाउंटिंग में क्या होता है जितना भी एक्टिविटी होता रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस का होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग में। क्लियर? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है और उसका लास्ट में आपको क्या मिलता है? परफॉर्मेंस मिलता है। परफॉर्मेंस क्या मिलता है? उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, या उसको हम बोल सकते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, या उसको बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो अभी के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स मतलब कहने का जैसे फाइनल रिजल्ट आता है ना एकदम हम लोगों का ईयर एंड पे, तो वही आता है कि इस तरीके से फाइनल अकाउंट्स की हम लोगों ने जो काम किया है वो कैसा रहा है। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे अपना पूरा साल काम किया है, मेहनत किया है, वो मेरे पास में कैसा रहा है, वो हमारा कैसा परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो अब इस परफॉर्मेंस से जैसे कि रिज़ल्ट जब आता है तो हम लोग या हमसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो लोग हमारे ऊपर, या फिर बोल सकते हैं कि हम उस पर फर्दर डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर मेरा 12th में मार्क्स अच्छा आ जाएगा तो हम DU के लिए जाएंगे। ठीक है, या कई जगह पे तो एडमिशन क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा आपका फ्यूचर भी उसी तरीके से रहेगा। या आप हो सकता है कि फर्दर डिसीजन भी ले सकते हो कि यार अगले बार हमें इसमें इतना मेहनत करना है। सपोज़ कर लीजिए क्लास 11th में आपके परसेंटाइल आए कि आपका जो ये 11 में आपका 60% आया, तो अब आप चाहते हो कि भाई 12th में क्या हो जाए, 90% हो जाए। ठीक है, तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे आप एक्टिविटीज़ करते हो फ्यूचर में, उसके बेसिस पे आप कई ढेर सारे डिसीजंस लेते हो। अब ये जो रिज़ल्ट है वो कई लोग देखते हैं, आप खुद देखते हो, आपके पेरेंट्स देखते हैं, आपका टीचर देखता है। क्लियर? और वो जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो तो भाई देखते ही हैं, और आपके जो पड़ोसी होते हैं, जो शर्मा जी के बच्चों के पिताजी होते हैं, वो लोग भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शर्मा जी के बेटे वाला कंपैरिजन आपसे नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो उसके लिए उनको रिजल्ट तो देखना मांगता है ना, तो रिजल्ट वो लोग देखते हैं बेसिकली इसीलिए। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो, या मैं बोल सकता हूँ कि जब अकाउंटिंग का परफॉर्मेंस आता है, जब फाइनल अकाउंट्स आते हैं, फाइनल अकाउंट्स को भी बहुत सारे लोग देखते हैं, जज करते हैं, ताकि आपका फ्यूचर का परफॉर्मेंस कैसा होगा, आपसे रिलेटेड जो डिसीजन है वो लोग कैसे लेंगे, तो इसलिए बेसिकली वो लोग देखते हैं। अब बिजनेस से कई ढेर सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बिजनेस से कई ढेर सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। अब वो सभी लोग क्या करेंगे, आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैं बोल सकता हूँ बेसिकली एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड है बिजनेस का। बिजनेस का क्या है वो? रिपोर्ट कार्ड है।
क्लियर, कि भाई बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, वो उसका एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड होता है। क्लियर। चलिए, अब सबसे पहले जो होता है, जो यूज़र्स होता है, अब ये देखिए मैं आपको ये पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में अगर आप देखो तो ये बहुत बात का टॉपिक है, लेकिन मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग आगे चलेंगे तो वहाँ पे और चीज़ों को जब देखेंगे ना, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी एक साथ में। तो बेसिकली देखिए ये क्या होता है कि जब हम लोगों का रिजल्ट आता है तो हमारे जो रिजल्ट है वो बहुत सारे लोग देखते हैं। उसी तरीके से बिजनेस का रिजल्ट आता है जिसको बोलते हैं फिनेंशियल रिपोर्टिंग आती है, जब रिपोर्ट कार्ड जब आता है हमारे बिजनेस का, तो उसको बहुत सारे लोग देखते हैं। और इन ढेर सारे लोगों में हम लोगों ने क्या किया है, कैटेगरी बना दी है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र। सर एक बार क्लियर कर दो, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, क्या होता है। चलिए, तो अब मैं आप बताऊँ आपको कि जो भी आपके बिजनेस के अंदर, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोग हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे, इंटरनल यूज़र हो जाएंगे। ठीक है। और जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ये रही आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग क्या है, देखिए बाहर के लोग हैं। तो ये जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है वो कौन हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे आपके एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है। इंटरनल कौन हो गए, जो आपके बिजनेस के अंदर है। जैसे सर फॉर एग्जांपल एक बार बता दो। क्लियर। तो देखो कौन होता है इंटरनल डिसीजन मेकर, जैसे कि ऑफिसर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, उसके बाद ओनर हो गया, ये सभी लोग आपके इंटरनल होते हैं। फिर शेयर होल्डर हो गया, लेंडर हो गया, ये सब आपके कौन हो जाएंगे, एक्सटर्नल हो जाएंगे। ठीक है। अब इन सबको एक बार एक्सप्लेन करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए आइए, तो इंटरनल में आपको सबसे पहले कौन दिख रहा है, ओनर। ओनर कौन होता है बच्चों, ओनर कौन होता है, ओनर वो आदमी होता है जो कि बिजनेस में पैसा लगाता है। लाइक हम लोगों के पेरेंट्स, हम लोगों के पेरेंट्स हमारे ऊपर ढेर सारा पैसा लगाते हैं, तो वो चाहते हैं ना कि रिजल्ट देखे, भाई मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म किया। तो ओनर कौन हो जाते हैं, वो पेरेंट्स हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बिजनेस का जो ओनर है वो पैसा लगाता है बिजनेस में, और वो जानना चाहेगा ना कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए क्या लिखता है कि ओनर आर द पर्सन हु contribute capital in the business and ultimately responsible to bear all the risk associated with the businesses. ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। क्लियर। साफ साफ क्या बोलता है कि जो बिजनेस ओनर होता है वो आपका कैपिटल लगाता है बिजनेस में, और वो चाहेगा कि वो कितना बिजनेस हो रहा है, वो कितना बिजनेस है प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, या फिर कितना बिजनेस प्रॉफिटेबल है, वो उन सबको बातों को ध्यान में देना चाहेगा। और एक खास बात कि वही जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस ओनर होता है, वो सारा रिस्क लेता है। बिजनेस से रिलेटेड जितना भी रिस्क होता है, मतलब अगर लॉस हुआ तो सारी उसी की जिम्मेदारी है ना। अगर आप लोग फेल हो जाते हो तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आता है, पेरेंट्स का आता है कि भाई बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं किया, पढ़ाया नहीं, ऐसा करके। ठीक है। तो ओनर जो होता है वो सारी चीज़ों का देखभाल करता है, वह प्रॉफिट होगा तो भी उसका, लॉस होगा तो भी उसका। तो वो उन सब चीज़ों के लिए देखते हैं कि भाई मेरे को हुआ क्या एक्चुअली में, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, स्मॉल बिजनेस में जो मैनेजर ओनर होता है वो बिजनेस को मैनेज करता है, लेकिन जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो हम मैनेज नहीं करते, हम अपने नीचे मैनेजर्स को रख लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, मैनेजर्स को रख लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो टीचर्स, या फिर बोल सकते हो कि जो पेरेंट्स होते हैं वही बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हायर क्लासेस में जाता है, तो उसके लिए क्या रखा जाता है, ट्यूटर रखा जाता है या ट्यूशन टीचर रखा जाता है, जो कि उनको गाइड करेगा। क्लियर। जो कि उनको प्रॉपर गाइड करेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड डील करेगा, और वो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है। ठीक है। बेसिकली मैनेजमेंट का भी काम यही है। जब बिजनेस मेरा बड़ा हो जाता है तो ओनर उस बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो अपने नीचे में मैनेजर्स को रख लेते हैं। ठीक है। और उनको सैलरी देते हैं, जैसे कि ट्यूशन टीचर्स को दिया जाता है सैलरी, पेरेंट्स देते हैं ना। ठीक है। आ जाइए, आइए देखते हैं। तो मैनेजर्स मे कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजर्स कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, अदर ऑफिसर्स होते हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस के। क्लियर। दे नीड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। ये सारी डिसीजंस वही उसी तरीके से लेंगे जैसे कि ओनर लेता है। ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे, फॉर द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब ये जब भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेंगे समझेंगे, तो वो क्यों देखेंगे समझेंगे, ताकि वो क्या कर सके, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्वेंसी से रिलेटेड डिसीजन ले सके, और फ्यूचर के लिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग का काम कर सके। मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इन द फ्यूचर। ताकि वो क्या करे, अच्छा मैनेजर्स क्या करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा ताकि वो देख सके, निकाल सके, कैलकुलेट कर सके कि भाई बिजनेस की कैपेसिटी है या नहीं है फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने की।
क्लियर। चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल यूज़र्स की। एक्सटर्नल यूज़र्स बेसिकली कौन हो जाएंगे बच्चों, जो मेरे बिजनेस के बाहर है, ठीक है। जैसे हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे घर के बाहर के जितने भी लोग हो जाएंगे वो सब एक्सटर्नल हो जाएंगे। सबसे पहला कौन है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर वो आदमी होता है जिसने कि बिजनेस में अभी इन्वेस्ट नहीं किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। तो जब सोच रहा है बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, तो उसको क्या चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि वो उसको देख करके समझे कि भाई इस बिजनेस में फ्यूचर में स्कोप है या नहीं है, फ्यूचर में प्रॉफिट है या नहीं है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑफ अ एंटरप्राइज आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस, दे वांट टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटिटी एंड इट्स फ्यूचर पाथ ऑफ द ग्रोथ। तो वो चाहेगा कि भाई हम पता करें कि भाई इसकी अर्निंग कैपेसिटी है या नहीं है, और फ्यूचर पाथ इसका जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है या नहीं, उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। अगला पॉइंट आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या है, लैंडर्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लैंडर्स कौन होते हैं, जो कि हमें लोन देंगे, हमें बुरे समय पे हमें लोन देंगे। तो वो भी हमारा फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे कि भाई हमारे पास जो है, जैसे हम बोलते हैं ना उनको जाके, हमें लोन अगर लेना होता है तो बैंक से बोलते हैं कि देखो मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, ये सब दुनिया भर की चीज़ें बोलते हैं। तो वो है या नहीं है, वो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल जाएगी। मेरे पास वो ऐसा एसेट्स ढेर सारे हैं या नहीं है, मेरे पास बिल्डिंग है, पैसा है, ऐसा कुछ है या नहीं है एक्चुअल में, वो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल जाएगा। तो लैंडर्स या जो कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यही देखना चाहेंगे कि सच में मेरे पास है या मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ। तो lenders and financial institutions which banks and financing companies are interested to know the short term as well as long term solvency position of the entity। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि बार बार यहाँ पे सॉल्वेंसी की बात कर रहा है। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको बता दूँ, ताकि अगर आपको आगे कभी भी सॉल्वेंसी जैसा कोई टर्म दिखे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आपकी फ्यूचर में जो आपकी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की कैपेसिटी है वो कैसी है, फ्यूचर लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की कैपेसिटी कैसी है, फ्यूचर में, या बोल सकते हैं पेमेंट कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ लायबिलिटीज़। क्लियर, ठीक है। तो पेइंग कैपेसिटी ऑफ लायबिलिटी, ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंसी का मीनिंग। या मैं बोल सकता हूँ कि आपने सुना होगा कि कई पर्सन क्या हो जाते हैं, वो इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनसॉल्वेंट मतलब जिसकी कैपेसिटी नहीं होती है लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की, उसको हम लोग बोलते हैं इनसॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए आपके पास एसेट्स है। अब एसेट्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, एसेट्स का मतलब होता है जो अब जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जितने भी आपके ऐसा जितना भी आपके पास पैसा है, बिल्डिंग्स है, और आपके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको एसेट्स बोल दो। और लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जितना भी आपने उधार लेके रखा हुआ है लोगों से वो। अगर आपकी एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटीज़ से तो आप क्या हो, सॉल्वेंट हो, आपकी कंडीशन अच्छी है। लेकिन जहाँ पे आपका ये जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो गया, यानी आपके पास में 100 रुपये है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास 100 रुपये है लेकिन आपकी जो लायबिलिटीज़ है यानी कि जो आपका उधार है वो 100 से ज़्यादा हो गया, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी इसके सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट, जिसको बोलते हैं दिवालिया हो गया। मतलब उसके सारे एसेट्स को बेच भी दिया जाए तो भी उसकी लायबिलिटी को पूरी तरीके से पे नहीं कर पाएंगे। तो बैंक क्या देखती है कि यार ये जो कंपनी है वो सॉल्वेंट है या नहीं है, मेरी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकती है या नहीं है, या पास्ट में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है किसी भी लायबिलिटी को लेकर के, ठीक है। They analyze the financial statement to assure themselves for the safety of their money and to know whether the firm is solvent enough to repay the debts or not। तो वो चाहते हैं, उस बात की गारंटी लेना चाहते हैं, अपने आप को सेफ करना चाहते हैं कि बैंक का जो पैसा ये लोग बैंक को दे रहे हैं ये कहीं आपका डूब ना जाए। क्लियर। अगला पॉइंट है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। अब सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स वो आदमी लोग होते हैं जो आपको उधार पे गुड्स बेचते हैं। क्लियर, वहाँ पे उधार पे पैसा दे रहा है, यहाँ पे उधार पे गुड्स दे रहा है, दोनों का मीनिंग सेम है कि वो आपका फ्यूचर में पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सप्लायर एंड क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ एंटिटी
सो दैट दे कैन एक्सटेंड क्रेडिट फॉर द गुड्स। क्रेडिट फॉर द गुड्स मतलब उधार पे जो आपको गुड्स बेच रहे हैं उसका जो लिमिट है इवन वो भी कर सकते हैं कि बढ़ा देते हैं। कभी कभी आप बोल सकते हो कि सर मेरे को और टाइम दे दो पेमेंट करने के लिए। तो अगर आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, मतलब आपका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है या आपका बिजनेस बहुत बढ़िया है, तो आपको ऐसा दे दिया जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। दे ऑलवेज एनेक्स टू determine the capacity of the company to meet its debt and when they fall due, ठीक है। for getting all the information financial statements can be used, ठीक है। तो वो देखना चाहेंगे कि जब भी ऐसा कोई लायबिलिटी आपके ऊपर आई है या फिर जब भी आपने उधार पे सामान खरीदा है, क्या आप उसको पे ऑफ कर पाए हो या नहीं कर पाए हो पास्ट में, इन सब बातों को वो लोग जानने के लिए आपका फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। अब बच्चा बताओ, देखो यहाँ पे क्या लिखता है कि कस्टमर है। कस्टमर क्यों देखना चाहेगा आपका फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो तो आपकी गुड्स को खरीदेगा। तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन कस्टमर इसलिए देखना चाहेगा कि अगर कंपनी अगर पुरानी होती है, ठीक है, भरोसेमंद इसलिए बोली जाती है क्योंकि वो अगर कंपनी पुरानी होती है तो काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं लोग, उस पर ट्रस्ट करते हैं और कस्टमर्स भी उन्हीं का ही जो बिजनेस है वो, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करना चाहेंगे। तो लिखता है द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन द कस्टमर्स कैन नो द continued existence of the enterprise and continued supply of the product and services rendered by it। तो वो देख सकता है कि भाई कितने साल से ये काम कर रहे हैं, कितने साल से काम नहीं कर रहे, कैसा ही लोग का परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेसिस पे ये लोग क्या कर सकते हैं, उनसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर मतलब कि मेरे आजू बाजू के लोग जो मेरे जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा दोस्त, अगर मैंने अपना कुछ भी परफॉर्म किया तो मैं चाहूँगा कि यार अपने दोस्त से भी मैं एक बार कंपेयर करके देखूँ कि यार पढ़ाई तो हम लोगों ने साथ में की थी, लेकिन आखिर मेरे अंदर कमी कैसे आ गई, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो गया। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखना चाहेंगे। तो कोई भी बिजनेस जो है वो कॉम्पिटिटर को देखना चाहेगा क्योंकि सेम इन्वायरमेंट में वो भी काम कर रहा है, सेम इन्वायरमेंट में वो भी काम कर रहा है। तो किसी का बिजनेस आगे हो सकता है, किसी का बिजनेस पीछे हो सकता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा। तो फॉर नोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स एंड स्ट्रेटेजिक पर्पजेज, the business enterprise examine and analyze the financial statement of other business enterprise, their credit policies and debt collection procedures. In this connection, business enterprise regularly keep a constant touch with the accounting information of the competitors। देखिए साफ साफ बोल रहा है कि बिजनेस क्या करता है, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे हमेशा ध्यान रखा रहता है कि उसकी क्या पॉलिसी है, उसका उधार को लेकर के क्या पॉलिसी है, वो पैसा लोगों से कलेक्ट करने के लिए क्या पॉलिसी रखता है, मतलब और भी दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो उसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से देखता रहता है कि यार वो क्या कर रहा है कि वो मेरे से आगे है और मैं इतना पीछे हूँ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है ट्रेड यूनियन, और मैं बोल सकता हूँ कि एम्प्लॉयज़ भी। तो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं कि देखते हैं कि भाई अब बोनस लेने का कब सही समय है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, बोनस के लिए डिमांड कर सकते हैं। द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑन द एंटरप्राइज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ बोनस टू बी ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो फिक्स्ड आफ्टर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द वेल्थ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंडिकेशन दैट द पोजिशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर स्टेबल एंड चांस ऑफ द ग्रोथ विद इन द एंटरप्राइज आर ब्राइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि वो लोग बोनस के लिए भी वो लोग क्या कर सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं प्रॉफिट्स पे। अब प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा सर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट या लॉस कैसा है या फिर आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये लोग बोनस का डिमांड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉय जो है ना वो कभी कभी अपने फ्यूचर के बारे में भी सिक्योर होना चाहता है। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका फ्यूचर ब्राइट है, और अगर बिजनेस का फ्यूचर ब्राइट है तो उससे जो एसोसिएटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो तो गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटर्स हैं। गवर्नमेंट ये देखना चाहेगा कि यार हम अपने जो लॉज है, जो टैक्स जो बोल सकते हो कि जो भी उन्होंने लॉ बनाए हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद है आपका टैक्सेशन अथॉरिटीज़ है। आप एक बार मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर का आप देख लेना, बस आपको रीड करना है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो वो सारी चीज़ें, क्लियर। अब टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे ताकि आपका प्रॉफिट फाइंड आउट कर सके, और उसके बेसिस पे वो लोग आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर सके या टैक्स लायबिलिटी वो लोग क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके, क्लियर। उसके बाद जो है सोसाइटी है। सोसाइटी क्या है आपका, सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी एक ऐसा बॉडी या फिर बोल सकते हो कि आपका इन्वायरमेंट हो जाएगी जहाँ पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसी का पार्ट होता है, ठीक है। देखिए क्या लिखता है, सोसाइटी इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इन विच द बिजनेस एंटरप्राइज इज बॉर्न एंड ग्रोन, ठीक है। तो सोसाइटी क्या है, एक तरीके का आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है जहाँ पे आप बनते हो, बढ़ते हो,
क्लियर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हम ही लोग समाज के पार्ट है ना, ठीक है। तो जो भी बिजनेस हमारे आसपास दिख रहा है वो सब कहीं ना कहीं उस समाज का एक हिस्सा है। क्लियर। तो देखिए क्या लिखता है, बिजनेस एंटरप्राइज हैव द सोसाइटी बाय प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एंड लो कॉस्ट एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें वो लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो समाज है वो भी विकसित करता रहे। उसके बाद अदर्स में और बाकी सारे लोग आ जाएंगे जो कि हमारे फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने अपने पर्पज से देख सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा, रिसर्चर्स आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स आ जाएंगे। ये सभी लोग हमारे बिजनेस इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं अपने अपने रीज़न की वजह से, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग हम लोग यहाँ तो सर समझ गए कि यूज़र कौन कौन है, कौन हमारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको पहले बताया है और इतना ज़्यादा बताया हुआ है आपको, ताकि आपके बारे में या फिर इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों ये पता लगाते हैं, ठीक है। आ जाइए। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ कुछ बातें देखी कि सर एक तरीके का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है और सब लोग आराम से उस पर भरोसा भी कर सकते हैं क्योंकि आपने उस सिस्टम को फॉलो किया है, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखता है यहाँ पे, हम लोग देखें कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हम लोगों ने भी जस्ट पढ़ा है कि जो अकाउंटिंग है वो आपके यूज़र्स को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग क्या कर सके, अपना रैशनल डिसीजन ले सके उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज बेसिस पे, ठीक है। क्या लिखता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग टू स्टेक होल्डर्स सच एज ओनर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स। हैंस अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इसको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस तो ऐसा बोलता नहीं है, तो बिजनेस अपना जितना भी एक्टिविटी या परफॉर्मेंस है वो किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तो अकाउंटिंग के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आएगी। तो पहला पॉइंट क्या लिखता है कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर द रैशनल डिसीजन मेकिंग। दूसरा क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस। अगर अकाउंटिंग होगा तो सभी लोग क्या करेंगे, एक ही सिस्टम फॉलो करके रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात हो गई सर, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होगा ट्रांजेक्शन्स का, टू इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ द अकाउंटिंग मेजरमेंट्स। it is necessary to keep a systematic record of all the financial transactions of a business enterprise which is ensured by the bookkeeping, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल हो, ठीक है, वो भरोसेमंद हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपके जो बिजनेस के इन्फॉर्मेशन है उस पर सब लोग, इवन आप भी भरोसा कर सको, ठीक है। दिस फिनेंशियल रिकॉर्ड्स आर क्लासिफाइड, समराइज्ड एंड रीपोस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग मेजरमेंट्स टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टॉक होल्डर्स। अब बाद में क्या होता है कि इसी रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से बना के समझा के बढ़िया से एकदम प्रेजेंट करके अपने यूजर्स को देते हैं ताकि वो लोग क्या कर सके, उससे बेसिस पे डिसीजन ले सके। अब अगला पॉइंट क्या होता है, असर्टमेंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन, जो कि हमने अभी ऊपर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अब हम लोग ये जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पीछे का मेरा मतलब क्या होता है कि हम लोग तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सके, उससे अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सके। देखो क्या लिखता है, द प्रॉफिट एंड लॉस इज द कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट, इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलता है सबसे पहले यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कोर मेजरमेंट है जिसको कि हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से फाइंड आउट करते हैं। और ये कहाँ से पता चलता है बच्चों, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है जो कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में ही हम लोग बनाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। Various other accounting measurements such as different types of revenues, expenses, revenue incomes आर कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो क्या बोलता है कि जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होता है, वो सबको हम कंसिडर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त, क्लियर। तो जितने भी आपके प्रॉफिट या लॉस है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। और क्या पता चलेगा आपको, एक तरीके से फिनेंशियल पोजीशन भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि आपका फिनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगा। फिनेंशियल पोजीशन इज अनदर कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट, दैट इज क्या होता है कि फिनेंशियल पोजीशन इज डिफाइंड बाय द प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट ऑफ ओनरशिप, क्लियर, स्टेटमेंट ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे क्या दिखाता है कि असेट्स एंड ओनिंग्स, जो आपके एसेट्स है और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे पता चल पाए कि भाई आपके पास में कितने एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज़ है, एंड देयर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड एज ऑन सर्टेन डेट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका कितने पास में, मतलब आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं,
मतलब आपके पास कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है। अगर आपके पास में एसेट्स आपके ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर लाइबिलिटी आपकी ज़्यादा हो रही है तो ये काफ़ी सोचने वाली बात हो जाएगी, जिसपे कि आप फर्दर डिसीजन ले सकते हो। और कौन सा स्टेटमेंट जो है हमें फिनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो बच्चों उसका आंसर क्या होता है, बैलेंस शीट। क्लियर। चलिए तो क्या क्या लिखता है, दिस स्टेटमेंट मे बी यूज्ड बाय द वेरियस स्टेक होल्डर फॉर फिनांसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब बैलेंस शीट को बहुत सारे लोग अपने पर्पस के लिए या फिर यूज़ कर सकते हैं फिनांसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। फिनांसिंग मतलब पैसा कहाँ से लाएं और इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहाँ पे लगाएं, तो इन सारे डिसीजंस के लिए वो लोग यूज़ कर सकते हैं। टू नो दिस सॉल्वेंसी, अगेन यहाँ पे आ गया पॉइंट कि सॉल्वेंसी चेक करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। सॉल्वेंसी अभी हम लोगों ने देखा है कि भाई हम फ्यूचर में लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका पूरा आपका ये आ गया कि क्या क्या आपके पास में ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के। क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं अकाउंटिंग साइकिल, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कोई भी अकाउंटिंग का एग्ज़ाम दो तो उसमें अकाउंटिंग साइकिल आपको पूछता है, और नॉलेज के लिए भी आपको अकाउंटिंग साइकिल पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये प्रोसेस जो हम लोगों ने देखा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करने का, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है और कैसे क्या क्या इसके अंदर में आता है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज डन which happens frequently and repeated in the same direction during an accounting period, that the same is called the accounting cycle। जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है, मतलब वो रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, अगर हम उसको फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, कंटिन्यूस उसको सेम डायरेक्शन में करते हैं या फिर हर पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग साइकिल बोला जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से क्या कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ट्रांजेक्शन्स मतलब ऐसा खरीद बेच कर लिया। ठीक है, खरीदा बेचा, एक्सपेंसेस बियर किए, वो सब चीज़ हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं बच्चों, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल में रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे कहाँ पे, लेजर में। उसके बाद हम लोग कहाँ पे उसको भेजते हैं, ट्रायल बैलेंस में, जहाँ पे हम लोग उसको समराइजेशन करते हैं, समरी बनाते हैं। और समरी कहाँ पे बनता है आपका, यहाँ पे भी बनता है। तो ये सब चीज़ें आपका समरी बन जाने के काम आएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। इंटरप्रिटेशन करते हैं प्रॉफिट या लॉस का, फिनेंशियल पोजीशन का, ताकि हम उस पर फर्दर डिसीजन ले सके। क्लियर। अब उसके बाद आपका यहाँ पे देखो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी दी हुई है, क्या है ये, कैसे क्या चीज़ें होती है, अभी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। चलिए आते हैं, पहला स्टेप आपका यहाँ पे देखेंगे हम। पहला स्टेप क्या लिखता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर कैसा ट्रांजेक्शन, अब जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि जो अकाउंटिंग होता है वो एक तरीके का रिकॉर्डिंग होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होता है। सर कौन से वाले ट्रांजेक्शन्स का, जो इकोनॉमिक नेचर का होता है या जो मॉनेटरी टर्म्स का होता है वो। क्लियर। चलिए आ जाइए। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड विच आर ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर, जिसको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी में, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस दैट आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बट आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे तो बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करते हैं जो कि आपका इन द टर्म्स ऑफ मनी होता है। ठीक है। चलिए देखिए सॉरी, अक्वेरल बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजमेंट, मतलब प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उन लोगों में लड़ाई हो गया, फिर कुछ भी बहस वैसा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक दे दिया, स्ट्राइक कर दिया। ठीक है। तो ये स्ट्राइक करना, ये लोग जो चले गए मतलब बंदी कर दिया, काम नहीं करेंगे ऐसा करके, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन उसकी वजह से जो लॉस होगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी। क्लियर। वैल्यू ऑफ 4 टेबल एंड 5 चेयर विल बी रिकॉर्डेड इंस्टेंट ऑफ देयर नंबर्स। तो क्या लिखा है कि जो हम लोगों ने 4 टेबल और 5 चेयर खरीदा, उसका नंबर नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे 4 टेबल का दाम कितना हो गया 4000, और टेबल का दाम कितना हो गया, सॉरी चेयर का दाम कितना हो गया, टेबल का दाम जो है 4000 हो गया, और चेयर का जो दाम है वो आपका 500 हो गया। क्लियर। तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ऐसा नंबर को रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या लिखता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो ये हो गया ट्रांजेक्शन्स, पहले पता लगाना है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करना है, तो उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो कि मॉनेटरी टर्म्स का होता है, फिनेंशियल कैरेक्टर का होता है। अब कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखता है,
अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है कि आपको यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, इस द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि रिकॉर्डिंग क्या चीज़ का होगा? ट्रांजेक्शन्स का होगा, जो कि फिनेंशियल नेचर का है। ठीक है, फॉर अ स्मॉल बिजनेस वेयर द ट्रांजेक्शन्स आर लेस जर्नल इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है, जहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन्स कम है वहाँ पे आप क्या बनाते हो? जर्नल बनाते हो। जहाँ पे बिजनेस आपका बड़ा होता है तो वहाँ पे आप क्या करते हो? वहाँ पे आप सब्सिडियरी बुक्स बनाते हो। सब्सिडियरी बुक्स जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा तो हुआ। ठीक है, तो देखिए सब्सिडियरी बुक्स में क्या क्या होता है। एक होता है आपका कैश बुक, यानी कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। फिर दूसरा होता है परचेज बुक, यानी कि परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब यहाँ पे आएंगे। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगा यहाँ पे। फिर सेल भी यहाँ पे आपका आएगा, वो भी सिर्फ क्रेडिट वाला। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न इन सारे बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। बिल रिसीबल और बिल्स पेबल क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बिल रिसीबल और बिल्स पेबल से जो ट्रांजेक्शन होता है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। एंड देन जर्नल प्रॉपर्टी में क्या आता है, वो अगर कहीं जो आइटम आपके इन सब चीज़ों में जगह पे नहीं गया वो वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब लोग जो वहाँ पे उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है? अगला स्टेप क्या होता है? देखिए जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है, जर्नल होता है, देन लेजर होता है। अब क्या होगा? सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, सर ये वाले जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने रिकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है बच्चों? क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? उसको क्लासीफाई करना। अब ढेर सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए ना, ढेर सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे ग्रुपिंग होता है। तो ग्रुपिंग सिमिलर नेचर ऑफ आइटम, क्या लिखता है? सिमिलर नेचर के जो आइटम है उसको रिकॉर्ड करके ग्रुपिंग करना है। वो कहाँ पे आएगा? क्लासीफाइंग में। और कहाँ पे ग्रुप करना है? एट अ वन प्लेस। ठीक है, एक जगह पे उसको क्लासीफाई कर देना है। देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट इस क्लासीफाइंग विच डन इन लेजर। तो जहाँ पे क्लासीफाइंग होता है उसको क्या बोलते हैं? लेजर में क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखता है कि सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पर्सन, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑल ट्रांजेक्शन। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भाई जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन है उसको क्या करना है? आपको ग्रुप करना है, कैटेगराइज करना है। तो इस तरीके से जितने भी पर्सन होते हैं, जितने भी आपके एसेट्स है, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस है, इनकम है, सबका अलग अलग सेपरेट अकाउंट यहाँ पे बनाया जाता है लेजर में। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए एग्जांपल देता है कि अगर सैलरी है, जितना भी सैलरी है वो सब एक जगह पे आपका लिखा रहेगा। तो कहाँ लिखा रहेगा? सैलरी अकाउंट में, वेजेस अकाउंट में। राम से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन बच्चों हमने किया वो सब आपका राम में आ जाएगा, राम्स अकाउंट में। फिर उसके बाद आप देख लो यहाँ पे समराइजिंग होता है। समराइजिंग में क्या होता है कि यहाँ पे अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इतना ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया मेरे पास में, हम उसको क्या करते हैं? समरी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए समरी कैसे बनता है। समरी कैसे बनता है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल टू इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, तो ये जो आपका क्लासिफाइड डेटा हुआ, मतलब अलग अलग जगह आपने क्लासिफाई कर दिया। जब अलग अलग जगह पे आपने क्लासिफाई किया तो ढेर सारा क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, ढेर सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है? उसको इस तरीके से दिखाना है जो कि आपका अंडरस्टैंडेबल हो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र के लिए। ठीक है, तो अब कैसे देखो क्या होता है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? सारे अकाउंट के बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, या बोल सकते हो कि ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। क्लियर? तो एक तरीके का आपका अभी डेफिनेशन है बेसिकली ट्रायल बैलेंस के बारे में, हम लोगों को पूरा एक क्लास लगेगा जिसको कि अच्छे से हम लोग समझेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। हम लोग अब क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करते हैं। मतलब हमने अभी क्या किया? ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर ली, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई कर दिया, जितने अलग अलग ग्रुप है उसमें जो सिमिलर नेचर के उसमें क्लासीफाई कर दिया अलग अलग अकाउंट्स में। फिर उसके बाद हमने क्या किया है? उसको क्या कर दिया? समराइज कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लास्ट स्टेप मेरा क्या होगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। यहाँ पे लास्ट स्टेप नहीं है बेसिकली, अकाउंटिंग में जब हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लोगों का रिजल्ट क्या होता है? सर हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, क्या हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस का अपना पोजीशन जानने के लिए कि भाई मेरा पोजीशन क्या है, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि द पर्पस इज टू प्रेजेंट द बिजनेस
the results of the business in such a manner that all the interested parties should have full information about the profitability and the financial position of the business. मेरा मेन मोटिव यही होता है ताकि हम क्या कर सके, उन सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, उन सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके जो कि हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है या इंटरेस्टेड है उन लोगों तक। क्लियर? अब वो कैसे होगा बच्चों, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फाइनली द रिजल्ट्स जो कि आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, कम्युनिकेट करेंगे डिफरेंट यूज़र्स को। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन का, जिसमें कि हम अपने डिफरेंट यूज़र्स को, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसको हम लोग भेजेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और किसी भी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ये हमारा गिवन नंबर है, इस पर आप कॉल करके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका सेकेंड पार्ट रहेगा।